चलिए ठीक है। अभी समझते हैं मॉलिक्यूलर मूवमेंट आपका हो गया। अब आप टॉपिक बनाओगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म दिखाई दे रहा है। चलिए टॉपिक बनाएंगे मेटाबॉलिज्म। समझिएगा ये मेटाबॉलिज्म क्या है उसको समझना है। मेटाबॉलिज्म है क्या, मेटाबॉलिज्म क्या है उसको समझना है। देखो अगर हम भोजन कर लेते हैं तो फूड को अगर माउथ में ले जा रहे हो, आप उसको दांतों से चबा रहे हो, तो दांतों से भोजन को चबाना क्या ये केमिकल प्रोसेस है? आवाज आ रहा है? आप अपने दांतों से भोजन को चबाते हो, क्या ये केमिकल प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस, फिजिकल प्रोसेस। लेकिन जब चबाते हैं तो कुछ माउथ से सलाइवा रिलीज होता है, और सलाइवा एक तरह का फ्लूइड है, और सलाइवा में कुछ एंजाइम कंटेन करते हैं, और वो एंजाइम एक तरह से कहो तो केमिकल है। एंजाइम क्या है? केमिकल है। और जो आपने भोजन लिया हुआ है वो भोजन भी एक तरह से केमिकल ही है। हाँ, कैसे कहोगे कि भोजन केमिकल है? पहले समझना जरा। मान लिया जाए कि आपने फूड लिया हुआ है, और फूड में क्या लिया, तो आपने राइस लिया हुआ है या ब्रेड लिया हुआ है ना। अगर आप राइस लेते हो तो आप सबको मालूम है कि राइस में हमें कौन सा फूड कंपोनेंट मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। राइस में कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, यानी आपने खाया भोजन, भोजन के रूप में क्या खाया? राइस। और राइस के रूप में मिला क्या? कार्बोहाइड्रेट। यानी कुल मिलाकर के जो हमें दिख रहा है उसका मिल रहा दूसरी चीज है। एक कहते भोजन है, मिलता राइस है, और मिलता है उससे क्या? कार्बोहाइड्रेट है, जो कि एक केमिकल है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो एक तरह का केमिकल ही तो है, और जो सलाइवा में जो एंजाइम है वो एंजाइम भी तो एक केमिकल ही है। अब ये कार्बोहाइड्रेट और ये जो एंजाइम है ये दोनों रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन होगा तब जाकर के इसका क्या होगा? कन्वर्जन होगा किसमें? सिंपल शुगर में, है ना। सिंपल शुगर में कन्वर्जन हो जाएगा, सिंपल शुगर बनाएगा। समझना जरा सर, ये जो सिंपल शुगर का जो फॉर्मेशन हो रहा है एंजाइम और कार्बोहाइड्रेट के प्रेजेंट में, ये एक तरह का हमें दिख रहा है कि हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, हमारे बॉडी में क्या हुआ है? केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो इस तरह से ये डाइजेशन ही नहीं, रिस्पायरेशन भी, इवन सेल के अंदर बहुत सारे जो प्रोसेस हैं वो सब प्रोसेस, यानी कुल मिलाकर के कहो ऑल केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी के अंदर हो रहे हैं उन सारे केमिकल रिएक्शंस को एक साथ क्या कह सकते हो? मेटाबॉलिज्म, है ना। तो लिख सकते हो यहाँ पे the sum the sum the sum of total chemical reaction, sum of the sum of total chemical reactions taking place inside the body of taking place inside the body of living inside the body of living organism, inside the body of living organism is called metabolism. मेटाबॉलिज्म, ठीक है। मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं इसको। हाँ, किसी में भी हो रहा है,
चाहे वो सिंगल सेल हो कोई भी, सम ऑफ टोटल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपने पढ़ा हुआ है 9th क्लास में कि हम लोग जितने भी काम करते हैं, बड़ा सा बॉडी काम करता है एक छोटे से सेल के लिए, है ना। कुल मिला के हमारा जो फंक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, सेल के बेसिस पे ही होता है ना। माउथ भोजन को यहाँ पे ग्रहण कर रहा है, चबा रहा है, चबा क्यों रहा है, उसको छोटा बनाने के लिए छोटा क्यों बना रहा है, ताकि वो, है ना, स्वेल कर सके। और स्वेलोइंग क्यों हो रहा है, डाइजेशन हो सके। डाइजेशन क्यों है, क्योंकि ब्लड में जा सके। ब्लड में क्यों गया, ताकि ब्लड सेल तक ले जा सके। तो कुल मिला के फंक्शन किसके कारण हो रहा है, सेल तक पहुंचाने के लिए हो रहा है ना। तो सम टोटल केमिकल रिएक्शन, यानी याद रखना है जितने भी केमिकल रिएक्शन लिविंग बॉडी में हो रहा है उस टोटल केमिकल रिएक्शंस को क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, अब ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसका एक और नाम भी बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बोलते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिक एक्टिविटी या मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिक एक्टिविटी को स्मॉल किया, छोटा नाम दिया गया, और छोटा नाम दे दिया गया तो क्या कहा गया, मेटाबॉलिज्म कहा गया। तो ध्यान देंगे क्या हुआ, बायोकेमिकल पाथवे। ठीक है, बायोकेमिकल पाथवे जो होता है वो हर एक सेल के लेवल पर होता है, हर एक सेल के लेवल पर होता है, और यही बायोकेमिकल रिएक्शन है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। बिल्कुल सही। चलिए अब ध्यान देंगे क्या होता है, इसमें क्या होता है समझना। मेटाबॉलिज्म में जब केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है उसको मेटाबॉलिज्म कह रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में क्या हो सकता है, कुछ ऐसे भी प्रोसेस होते हैं जिसमें कुछ मटेरियल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल में चेंज होता है, यानी कॉम्प्लेक्स चेंजेस इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। और some ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल चेंज होकर के क्या बनाता है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक है, तो इस अनुसार से कह सकते हैं इन मेटाबॉलिज्म, इन मेटाबॉलिज्म break down and in metabolism break down and forming process, break down and forming process can taking place, can taking। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मेटाबॉलिज्म में क्या होगा, इन मेटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन एंड फॉर्मिंग प्रोसेस कैन टेकिंग। मेटाबॉलिज्म के समय हमेशा ये काम होता रहता है, नई चीजें बनती रहती हैं और टूटता भी रहता है। तो फॉर्मिंग प्रोसेस एंड ब्रेक डाउन प्रोसेस होता रहता है। अब ध्यान देना है जरा सा कि ये जो फॉर्मिंग प्रोसेस है और जो ब्रेक डाउन प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा मिटाते हैं ऊपर में, आ रही बात समझ में। अब यहाँ पे पॉइंट नोट करेंगे नंबर 1 पे, इसमें डालेंगे, इसमें लिखना पड़ेगा हम लोग को एनाबोलिज्म, एनाबोलिज्म जिसको कहते हैं एनाबोलिक एक्टिविटी, एनाबोलिज्म या एनाबोलिक एक्टिविटी। तो एनाबोलिज्म या एनाबोलिक एक्टिविटी क्या है, हाँ बिल्कुल सही, फॉर्मिंग और कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस को कहते हैं एनाबोलिज्म। मतलब कि एनाबोलिज्म इज आल्सो अ टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म कॉमनली क्यों कह रहे हैं, ये केमिकल रिएक्शन, तो जितने भी केमिकल रिएक्शन है बॉडी के अंदर वो मेटाबॉलिज्म है। तो ये एनाबोलिज्म एक मेटाबॉलिज्म है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे द मेटाबॉलिज्म इन व्हिच, the metabolism in which, the metabolism in which, the metabolism in which simple molecules converting
सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्टेड into complex simple molecule converted into complex molecule. Simple molecule converted into complex molecule and formation and forming process, ऐसे भी कह सकते हैं complex molecule is called anabolism. ठीक है, यानी मेटाबॉलिज्म जिसमें सिंपल मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता हो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में, उसको कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो हम कह सकते हैं इट इज द, क्या हुआ इसमें, अगर आप दो सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना चाहो, सिंपल मॉलिक्यूल को कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसमें आपको एनर्जी इस्तेमाल करना पड़ेगा। और आप केमिस्ट्री के बेसिस पर जिस किसी प्रोसेस में आप एनर्जी इस्तेमाल करते हो उसको आप क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक, है ना, एंडोथर्मिक बोल सकते हैं। हाँ, तो लिख सकते हैं इट इज अ फॉर्मिंग, it is a forming process, it is a forming process and endothermic, endothermic in nature, endothermic in nature because it using energy, energy for completing रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, इस कारण से इसको एंडोथर्मिक बोलेंगे। ठीक है, अब याद है ना, मैंने कहा था कि ग्रोथ का जो मेन कारण है वो एनाबॉलिज्म है। अगर मॉलिक्यूल बढ़ता है, बनता चला जाता है तो बॉडी में जमा ही होगा। मान लिया कि सेल ही बन रहा है, एक सेल से दो सेल, दो सेल से चार, चार से आठ, इस तरह से सेल ही बढ़ रहा है। तो सेल बढ़ रहा है तो क्या होगा, बॉडी में ही जमा होगा, तो बॉडी का क्या होगा, ग्रोथ होता चला जाएगा, है ना। तो ये हो गया। अब हम एग्जांपल की बात करेंगे कि which type of chemical reaction is considered to be anabolism, किस तरह का केमिकल रिएक्शन बॉडी में हो रहा है जिसको हम एनाबॉलिज्म कंसीडर करेंगे। तो ध्यान देंगे, समझ लो जरा, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस, हाँ प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस का काम है, ये एक तरह से आपका हो गया। इसके बाद अगर कहोगे कि फैट का सिंथेसिस हो रहा है, होता है भी, फैट का भी बॉडी में सिंथेसिस होता है। इवन कह सकते हो एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो भी आपका एनाबॉलिज्म ही है, चाहे वो रिस्पायरेशन में ही क्यों ना हो। इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस, ये सभी क्या है, ये सभी के सभी एनाबॉलिज्म। अब थोड़ा सा एक रिएक्शन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को लेते हैं एज पर एग्जांपल के रूप में एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा 6CO2 12H2O, दिख रहा है ना, 6CO2, हाँ 6CO2 12H2O। अब सोचो कि CO2 भी छोटे मॉलिक्यूल है और वाटर भी छोटा मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पर ये इस्तेमाल करता है, कौन सी एनर्जी इस्तेमाल करता है, तो वी नो दैट लाइट एनर्जी। कौन सा एनर्जी, एनर्जी इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ, बस इतना ही समझना, एनर्जी इस्तेमाल हुआ और ये कन्वर्ट हो गया 6 में, और क्या बनाया, तो 6 रिलीज किया और 6 रिलीज किया।
ठीक है। तो हाँ बोलो। अच्छा उधर छिप रहा है क्लोरोफिल। बच्चा पहले ध्यान रखिए, मैंने कहा एनर्जी को दिखाने की आवश्यकता है यहाँ पे, तो एनर्जी मैंने दिखाया। अगर आप फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन कंप्लीट करना चाहते हो तो आप क्लोरोफिल लिख दीजिए। आपको दिखाना क्या था कि दिस इज अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम द सिंपल वन। क्लियर? ध्यान नहीं है, अब आगे बढ़े। इसी को सेकंड करते हैं कैटाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म क्या होगा? द मेटाबोलिज्म in which complex molecule converted into simple molecule, है ना, कन्वर्टेड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। कितना आसान है, सिंपल मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म। अब ये फॉर्मिंग नहीं बल्कि डिस्ट्रक्टिव है, ये तोड़ने वाला है। तो इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस। सिंपल टर्म का इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ ब्रेक डाउन प्रोसेस एंड जनरली क्या होता है, एक्सोथर्मिक, exothermic in nature because it releases energy for energy releases energy after completing reaction। बस रीड किया मैंने उसको, आप समझ गए होगे बात को। दिख रहा है ना? देखो, जब टूटता है तो बेसिकली एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, बेसिकली एनर्जी रिलीज करता है। और जो एनर्जी तोड़ने के बाद जो निकलता है वो एनर्जी को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे यहाँ पे प्रोसेस आया था ना, एटीपी फॉर्मेशन। ठीक है, एटीपी फॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो रिस्पायरेशन के केस में है, तो आगे आप पढ़ोगे रिस्पायरेशन वाले चैप्टर में कि रिस्पायरेशन इज कंसिडर्ड टू बी एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। राइट, क्वेश्चन आएगा। हाँ, तो क्वेश्चन आएगा तो आंसर ये हो जाएगा कि पहले तो रिस्पायरेशन में फूड का ऑक्सीडेशन होता है, यानी ब्रेक डाउन होता है। और ब्रेक डाउन होने के बाद जो फूड से एनर्जी निकलती है उससे फिर एटीपी बनाता है। तो टूटने का भी प्रोसेस हुआ और एटीपी बनने का भी प्रोसेस हुआ। तो रिस्पायरेशन क्या हो जाएगा? तो 39 ठीक है। और ब्रेक डाउन कैटाबोलिज्म में क्या, द ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स, ब्रेक डाउन ऑफ सेल्स भी हो रहा है तो भी जाकर के कैटाबोलिज्म हो रहा है। चलिए, अब यहाँ पे एग्जांपल लिखना है। एग्जांपल में क्या लिखोगे? एग्जांपल में आप क्या लिखो? एग्जांपल में लिखेंगे डाइजेशन। डाइजेशन ऑफ फूड क्या है? एक तरह का मेटाबॉलिक रिएक्शन है, इसमें टूटता है ना, इसमें टूटने का काम होता है।
इसके बाद और बात करेंगे। हाँ, और बताइए, डाइजेशन ऑफ फूड हो गया, इसके साथ साथ फिर देखोगे तो रिस्पायरेशन को भी जो हालांकि वो तो है ही दोनों, बट उसमें भी क्या हो रहा है, कैटाबोलिक रिएक्शन हो रहा है, तो रिस्पायरेशन चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद बर्निंग अगर करोगे, बर्निंग अगर हो रहा है, बर्निंग हो रहा है तो वो भी एक तरह का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है। तो बर्निंग में कोई चीज टूट रहा है और टूट के बाद हीट निकल रहा है या एनर्जी निकल रहा है। कंप्लीट हो गया। तो आपको मिला ग्रोथ, आपको मिला मूवमेंट, ठीक है, आपको मिला मेटाबॉलिज्म, ये आपका बेसिक्स हो गया कंप्लीट। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर। ठीक है, हो गया इधर, बिठा दो इसको। हाँ, इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एटीपी, when protein break down और एसिमिलेशन ऑफ ये अमाइनो एसिड क्या होता है, अमाइनो एसिड क्या होता है, अमोनिया, चलो बताते हैं, सुनो, नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन मिलेगा किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, बनाएगा क्या, अमोनिया बनाएगा। अब ये जो अमोनिया है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, तब जाकर के बनाएगा क्या, तो ये बनाने का काम करेगा, फिर से क्या बनाएगा, फॉर्मेशन करेगा अमाइनो एसिड का, इसका फॉर्मेशन करेगा अमाइनो एसिड का, ध्यान दोगे। तो ये जो अमाइनो एसिड की जो हम बात कर रहे हैं, इसमें कई तरह का अमाइनो एसिड है। हमारे बॉडी में 21 टाइप के अमाइनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है, बॉडी बनाने के लिए 21 टाइप के अमाइनो एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। और वो अमाइनो एसिड आप पढ़ोगे किस समय, जब आप डीएनए का जेनेटिक कोड पढ़ोगे। आर्जिनिन है, लाइसिन है, ल्यूसीन है, मेथियोनिन है ना, प्रोलीन है, आइसोल्यूसिन है, गुआनिन है, सॉरी ग्लूटामिक एसिड है, तो कई तरह का आपको मिल जाएगा, आर्जिनिन है, सेरीन है, तो कितने नाम बताए जा सकते हैं, 21 टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या कंटेन कर रहा है,